नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा सेशन शुरू हो रहा है, 7 बज चुके हैं और आप अपने सेशन पर आ चुके हो। ठीक है, और यूपी का सेशन चल रहा है और आज हमारी 5वीं क्लास है, यानी कि डे 5 है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का परिदृश्य हम आप आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, और ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ये कि बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और बच्चों से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसके बारे में सही से पता नहीं होता। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राज्य की संरचना। राज्य की संरचना, ठीक है, यानी कि राज्य की संरचना क्या है। जिस समय पर कहेंगे बात, अगर जिस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब समय था, तो यूपी की स्थिति जो थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, ये उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, तो वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, यानी कि 3 भागों में बटी हुई थी। और 3 भाग वो कौन कौन से थे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो थे अवध, ठीक है, और अवध में क्या चल रहा था, अवध में नवाबों का अधिकार चल रहा था, नवाबों का अधिकार। ठीक, अगर दूसरी बात करें तो दिल्ली क्षेत्र, दूसरी बात करें तो क्या था हमारा, ये दिल्ली क्षेत्र था। ठीक है भाई, और तीसरा जो था वो इसका राज्य के संरचना के रूप में एक था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये उस समय 3 थे, बाद में इनका अलग अलग रूपांतरण हुआ। ठीक है, और बाद में जो है ये वर्तमान में जो है इसके नियंत्रण में आ गए। बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी को आगरा प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि जो उत्तर प्रदेश था हमारा, वो पहले कभी किसके अधिकार में था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिकार में था, उसी अधिकार में आता था। परंतु बाद में क्या करा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है आगरा प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है भाई, तो ये पहली बात है आपकी। अब इसके आगे देखते हैं बदलता हुआ स्वरूप क्या है। इसके आगे बदलता स्वरूप देखते हैं, बदलता स्वरूप क्या है। हम डेट बाय डेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 1836 में अगर हम बात करें, 1836 में सबसे पहले 1836 से बात उठाएंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आगरा में, आगरा प्रेसिडेंसी का नाम जो था वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था इसमें। यानी कि आगरा प्रेसिडेंसी का, आगरा प्रेसिडेंसी का नाम जो है इसे क्या कर दिया गया था, इसको चेंज कर दिया गया था। और चेंज करके क्या रख दिया गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया था। इसका नाम क्या रख दिया था, उत्तर पश्चिम प्रांत रख दिया गया था, या रखा गया था, ऐसा मान के चलिए। ये नाम रखा गया था आगरा, उत्तर पश्चिम आगरा प्रांत। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि डलहौजी ने, 1856 में वाला क्वेश्चन खूब आता है, डलहौजी ने क्या करा। तो अगली घटना जो थी वो क्या थी, इसके बाद में 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, विलय कर दिया किसका, अवध का। कहाँ पर, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का विलय कर दिया। ये क्वेश्चन भी खूब आता है। क्या कर दिया, आगरा का, सॉरी अवध का उत्तर पश्चिम प्रांत में विलय कर दिया। ठीक है, ये वाला खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है भैया, विलय कर दिया। अंततः क्या हुआ कि 1858 में एक घटना और घटी। 1858 में
1858 में क्या हुआ कि दिल्ली को जो है, दिल्ली डिवीज़न को जो है उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या करा, दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया। और अलग करने के बाद में हेडक्वार्टर प्रयागराज बनाया। ठीक है, कौन बनाया, हेडक्वार्टर जो है किसे बनाया गया, कहाँ बनाया गया, हेडक्वार्टर प्रयागराज को, प्रयागराज को क्या है, हेडक्वार्टर बना दिया गया। और एक और बात यहाँ पर कि जो शासन करना था, अधीन जो था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अधीन आ गया था। यानी किसके अधीन आ गया था, अगर हम बात करते हैं अधीन, तो किसके, लेफ्टिनेंट गवर्नर व चीफ कमिश्नर के अधीन ये आ गया था। तो इसमें थोड़ी सी बात याद रखेंगे, थोड़ी सी, क्योंकि जब 1836 की बात है तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहाँ, किसे बनाया गया था, आगरा को। ठीक है, आगरा को हेडक्वार्टर बना दिया गया था। तो आप दोबारा इसे रिकॉल कर लेंगे, और रिकॉल करने का सिंपल एक तरीका आपका यही है कि आपको पहली बात 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी, 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत में बना दिया गया। और क्या हुआ, हेडक्वार्टर जो है आगरा कर दिया गया। वहीं पे 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया, बिल्कुल विलय कर दिया। ठीक है, इसके बाद की कहानी जो थी वो क्या थी, 1858 में दिल्ली डिवीज़न उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया। प्रयागराज जो है इसका हेडक्वार्टर, और किसके अधीन कर दिया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर व चीफ कमिश्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के जो है ये अधीन कर दिया। इतनी बात जो है आपको माइंड कर लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इससे आगे क्या है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद में 1877 की बात आती है। किस चीज़ की आती है, 1877 की बात आती है। और आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया था। इस डेट में क्या कर दिया गया था, यहाँ पर 1877 में क्या काम करा गया, यहाँ पर 1877 में सिंपल एक काम किया गया कि आगरा व अवध के क्या क्या, आगरा व अवध, ठीक है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का अधिकार, के संयुक्त प्रांत का अधिकार किसे दे दिया गया, ये सीधा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। किसको दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है भाई, ये पहला काम हुआ इसमें 1877। फिर क्या हुआ 1902 में, 1902 में इसे नाम रख दिया गया इसका, 1902 में फिर नाम परिवर्तित किया गया। 1902 में इसका नाम रखा गया 1877 के बाद में संयुक्त प्रांत आगरा अवध। क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत आगरा अवध, इसका यह नाम कर दिया गया, संयुक्त प्रांत आगरा अवध इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, फिर भारत सरकार अधिनियम आया। कौन सा आया, फिर आया भारत सरकार अधिनियम। ठीक है भैया, इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक है, और क्या हुआ इसमें 1919 में, एक बात याद रखना, 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। और इसके चलते जो था, इसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को समाप्त कर दिया, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को समाप्त करके गवर्नर के अधीन कर दिया। ठीक है, तो एक पद जो था क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसे तो कर दिया समाप्त, और किसके अधीन कर दिया, फिर गवर्नर के अधीन कर दिया। ठीक है, ये हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो ये डेट बाई डेट आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे क्यों हुआ, पहले एक बार और देख लेंगे। 1877 में आगरा अवध के संयुक्त प्रांत का नाम को अधिकार में कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के। 1902 में क्या हुआ कि संयुक्त प्रांत आगरा अवध का नाम दिया गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, और इसको सीधा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को समाप्त कर गवर्नर के अधिकार में यहाँ पर ये दे दिया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं आगे की क्या कहानी बनती है इसके बाद। तो अब बात करते हैं कि 1921 में क्या हुआ। जैसे 1919 तो हो गया, तो फिर एक घटना आती है 1921 में। कब आती है, 1921 में। 1921 में क्या हुआ, क्योंकि 1919 का पता चल गया। देखिए हम बताऊँ, 1877 में जहाँ था आगरा अवध को संयुक्त प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया। ठीक है, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर समाप्त कर दिया।
और किसके गवर्नर के अधीन कर दिया। फिर 1921 में राजधानी प्रयागराज से लखनऊ ले आए, यानी कि राजधानी प्रयागराज से कहाँ लेकर आए, लखनऊ। ठीक है भाई, एक ये घटना हुई थी 1921 में, प्रयागराज से कहाँ लेकर आए, लखनऊ लेकर आए। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर फिर क्या बनाएगा, 1935 में एक घटना हुई। 1935 में क्या करा, हेडक्वार्टर जो था, हेडक्वार्टर वो पहले कहाँ पर था, वो भी प्रयागराज में ही था, यानी इलाहाबाद में ही था। तो उससे भी क्या करा गया, प्रयागराज से कहाँ लाए गए, लखनऊ को। ठीक है, ये भी यही काम किया गया 1935 में। इसके बाद क्या होता है 1937 में, 1937 का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, 1937 का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या करा गया, इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था इसे। ठीक है, क्या कर दिया गया था, संयुक्त प्रांत इसे कर दिया गया था। ठीक है भैया, इसके बाद की जो घटना आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत से यूपी से कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत से इसका नाम का क्या कर दिया गया भैया, इसका कर दिया गया उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ये क्वेश्चन खूब आता है, ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या था, तो वो क्या था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो इसे याद रख लेंगे। 1921 राजधानी प्रयागराज से लखनऊ। ठीक है, 1935 हेडक्वार्टर इलाहाबाद से लखनऊ। 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। और कब से मनाया जाता है, 2018 से मनाया जाता है। 2018 से दिवस मनाया जाता है, कौन सा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 2018 से। इस बात को थोड़ा सा जो है अपने दिमाग में रख लोगे। ठीक है, फिर यहाँ एक घटना और याद रखनी है, यहाँ पर एक घटना और याद रखनी है। क्या, अगर मैं आपको बता के चलूँ तो पहले इनको रिकॉल कर लीजिए आप। क्या है, 1921 में क्या करा गया, राजधानी प्रयागराज से लखनऊ लेकर आए। ठीक है, फिर 1935 में हेडक्वार्टर प्रयागराज से लखनऊ लेकर आए। ठीक है, 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। फिर वहीं पर 1950 को संयुक्त प्रांत को यूपी कहा गया। ठीक है भाई, वहीं पर अगर हम बात करते हैं संयुक्त प्रांत का प्रत्येक वर्ष जो है यूपी को 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये 2018 से मनाया जाता है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। ठीक है, इसे शुरू किया गया था। इसके बाद की आगे की जो कहानी है वो कुछ अच्छी कहानी है, और वो सॉरी, कहानी क्या है बच्चा, 1 नवंबर 1956 को, यानी कब, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। ठीक है भैया, राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। फिर अगली कहानी आपको याद रखनी होगी 9 नवंबर 2000 को क्या करा गया, 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके क्या बनाया गया, एक यूके बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड। उस टाइम पर क्या था, उत्तरांचल, परंतु इसे उत्तरांचल को उत्तराखंड कब कहा गया, तो ये जो कहा गया वो कहा गया 2007 से। ये वाली बात भी याद रखना, 2007 से। ठीक है भैया, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, 9 नवंबर वाली बात याद रखना। ठीक है, यहाँ 1 नवंबर वाली बात याद रखना। 1 नवंबर को राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो उसके अंतर्गत इस राज्य की स्थापना के बाद इसे फिर पुनर्गठित किया गया था।
वहीं पर 9 नवंबर 2000 को 3 नए राज्य बने थे नवंबर में। 1 नवंबर को जो बना था वो बना था छत्तीसगढ़ बना था। 9 को यूके बना था और आपका आई थिंक 15 को आपका झारखंड बना था। कौन बना था? झारखंड। ये एमपी से अलग हुआ था, ये यूपी से अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार से अलग हुआ था। किससे हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो ये भी थोड़ी सी याद रखने हैं, इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, ठीक है भैया। तो बात हम कह रहे हैं 1 नवंबर की बात कर दी है हमने। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था और 9 नवंबर को 13 पर्वतीय राज्य या जिले अलग करके जो है उन्होंने क्या बना, एक यूके बना दिया गया, ठीक है। वहीं पर उत्तरांचल इसका नाम था पहले, इसे बाद में उत्तराखंड कहा गया और उत्तरांचल को उत्तराखंड जो कहा गया वो 2007 से कहा गया, ठीक है। और ये 3 राज्य जो है इसमें नए बने थे, ये तीनों की पता होनी चाहिए कौन सा किससे बना था, ठीक है। अब हम इससे आगे की जो बात करते हैं वो क्या है, अब हम बात करने वाले प्रशासनिक व्यवस्था क्या है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो है प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है भाई। ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अब देखिए यूपी का शासन जो है, सबसे पहली बात तो शासन कैसा है, शासन कैसा है तो हम कहेंगे इसे संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली है। अब ये कैसी होती है संघात्मक शासन प्रणाली? यहां होता है संघ का शासन। किसका होता है? संघ का शासन, संघ का शासन। इसी को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये तो होगी पहली बात। संविधान में कहां पर है ये? अगर हम संवैधानिक या संविधान में विस्तार देखें, इसका संविधान में विस्तार अगर देखें तो यूपी नहीं सभी राज्यों का जो है जिक्र कहां पर है, ठीक है भैया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ कह सकते हैं पहली बात तो भाग 6 में, दूसरी बात अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, दूसरी बात जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ 152 से लेकर 237 तक जिक्र मिलता है संघ का। किसका जिक्र मिलता है? संघ का, सॉरी राज्यों का, क्योंकि संघ का भाग 5 में है तो किसका? राज्यों का जिक्र मिलता है वो किस में मिलता है? संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जिक्र मिलता है, ठीक है भाई। अगर हम इससे आगे थोड़ी सी बात करें तो यहाँ से 2 प्रकार आ जाएंगे। यूपी में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? यूपी में संसदीय शासन प्रणाली है। तो कैसी प्रणाली है यूपी में? संसदीय शासन प्रणाली है। और ये जनसंख्या के मामले में आपको पता ही है पहले नंबर पर है, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। अब 3 चीज़ें होती हैं संसदीय शासन प्रणाली में। क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली, क्या होता है उसको हम बता देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है भैया। आप अपना नोट्स इतने प्यार से बनाना, बहुत अच्छे करके, ठीक है भाई, तभी काम चलेगा। अब देखिए आप 3 स्लैब बनाओ, इसमें 3 स्लैब बनाओ इस तरीके से। पहला लिखो कार्यपालिका। तो पहले में हम क्या लिखेंगे? कार्यपालिका। ये होता है पहला जो कार्यों का पालक होता है, ठीक है। एक होता है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका होता है। क्या होता है बच्चा? व्यवस्थापिका होता है एक होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसी को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब बात आती है बेटा कि किसमें क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें एक तो इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा इसको दूसरा कलर कर देता हूँ, ठीक है भाई।
अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं तो कार्यपालिका में राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरी बात, सचिवालय होता है। सचिवालय होता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद होता है। कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है बेटा। व्यवस्थापिका की अगर बात करें तो यहां भी राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। विधानसभा होता है। विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधान परिषद, परंतु 6 ही जगह विधान परिषद है, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसकी ट्रिक है आपकी कुंभा प्लस तेलंगाना। कुंभा प्लस तेलंगाना यानी कि के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना। ये है आपकी कुंभा प्लस तेलंगाना। तो ये होते हैं इसके अंग। न्यायपालिका में जो होते हैं वो कितने होते हैं? हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होता है? हाई कोर्ट होता है और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में बहुत होते हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, परिवार न्यायालय, ठीक है, ई न्यायालय, इतने होते हैं। फिलहाल में आप इतनी बात याद रखो कि भैया कार्यपालिका होता है एक सदन, एक व्यवस्थापिका होता है संसदीय प्रणाली में, एक होता है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो होता है उसमें राज्यपाल होता है, सचिवालय होता है और मंत्रिपरिषद होता है। व्यवस्थापिका में जो होता है वो आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। न्यायपालिका में हाई कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और अन्य भी होते हैं जैसे मोबाइल न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक है, परिवार न्यायालय वगैरह वगैरह ये भी होते हैं। ठीक है भाई। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं आपकी ठीक ठाक यहाँ से। अब हम इसके बाद में जो आपको बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं? अब हम बताने वाले हैं एक चीज़ उठाएंगे, जैसे कि कोई भी एक चीज़ पढ़ लो, या तो राज्यपाल पढ़ लो पहले और उसके बाद जो है फिर हम क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया। राज्यपाल क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल क्या होता है, इसकी शक्ति क्या होती है, ठीक है, राज्य या इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, राज्य कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ होता है। समझ गए नहीं? क्या होता है? राज्य नहीं, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? राज्यपाल कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ होता है। पहली बात तो ये शीर्ष स्तंभ होता है। इसे राज्य अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है भैया। राज्य अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका जिक्र जो है वो कहाँ पर है? आर्टिकल 154 के 1 में। इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 154 के 1 में लिखा हुआ क्या है? वो लिखा हुआ है कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के समाहित होंगी। यानी क्या होगा? कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में समाहित होंगी। ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है भैया। वह इनका प्रयोग स्वयं अधीनस्थ या अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। इनका प्रयोग जो करेगा इन शक्तियों को कैसे कर सकता है? वो स्वयं कर सकता है, अधिकारियों के सहयोग से कर सकता है, अधिकारियों के या अधीनस्थ कर सकता है। तो ये वाली बात याद है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है भैया।
रही बात ये कि राज्यपाल जो काम करता है वो क्या क्या करता है, तो राज्यपाल संबंधी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वरिष्ठ न्यायाधीश के समकक्ष शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहा है? न्यायपालिका के सभी कार्य जो है राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम पहली बात जो करने वाले हैं, क्या ये पहला जो मुद्दा है इसका वो क्या है? पहला मुद्दा यह है कि इसे जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भैया। तो शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब जब तक मर्जी है राष्ट्रपति की, जब तक इसे रखेगा, फिर ना तो फिर चेंज, फिर सब चेंज, समझ गए नहीं। राज्यपालिका के सभी कार्य, राज्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं ये भी। तो एक बार करो इसके रिकॉल अच्छे से, एक बार रिकॉल करो बच्चा। राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं। राज्यपाल में हम राज्यपाल की कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ होता है, ठीक है, और राज्य अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है भैया। राज्यपालिका के सारे काम जो हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 154 के 1 में इसका जिक्र है। कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में समाहित होती हैं, जबकि इनका प्रयोग जो है वह स्वयं कर सकता है, अधिकारियों के साथ सारे कर सकता है, अधीनस्थ कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक राज्यपाल बनकर रहेंगे। राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनकर रह सकता है। ये भी आपको थोड़ा सा जो दिमाग में रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए इतनी बातों को समझ के चलेंगे, आगे बात करते हैं आगे की कहानी क्या है। अब देखिए, कहते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किस किस की होती है, तो हम लिखने वाले हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, ठीक है भैया। कौन कौन सी नियुक्तियां होती हैं, यानी कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है, ये पता होना जरूरी है हमें। अगर ये पता नहीं है तो फिर बेकार हो जाएगी कहानी। तो सबसे पहले बात है कि सीएम की, पहली बात तो है कि सीएम की पहली नियुक्ति जो है वो सीएम की करता है, और कितने वर्ष तक के लिए? 5 वर्ष के कार्यकाल, परंतु अविश्वास पारित होने से इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये भी दिमाग में रखना। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऐसा ना हो कल को ये पूछ ले किसकी नहीं करता, फिर गड़बड़ हो जाए, ठीक है भैया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक है भैया। इन सब की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ी सी आगे जो बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी सी लिख लेते हैं यहाँ पर। यूपी के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यूपी के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये थी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू, और कब से कब तक थी? 1947 से 49 के बीच में रही थी। अंतिम जो है वो कौन है वर्तमान में जो है अभी, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो वर्तमान में कौन है?
वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, जो 2019 से अब तक है, 2019 से अब तक। तो ये भी बात अपनी दिमाग में रख लेना, ठीक है भैया। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। चलो इससे आगे देखते हैं आगे क्या आता है। अब देखिए क्या करना है, जो हमने इतना कर लिया है तो हमें मंत्री परिषद ही पढ़ना होगा कि मंत्री परिषद क्या होता है। तो हम अब हेडिंग डालेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये क्या होता है? तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक आपके उप मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका राज्य व सीएम के नेतृत्व में मंत्रिमंडल होता में निहित होती है, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्य का की वो सीएम के और उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल जो निहित होता है उसी के हाथ में होती है। ये बात होती है। एक तो सभी को एमएलए या एमएलसी होना आवश्यक है, ये भी बात अच्छी होती है। अगर कोई बिना विधायिका के कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बनकर रह सकता है, यानी अगर वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तब भी वो 6 माह तक जो है वह मंत्री बनकर रह सकता है। इतनी बात दिमाग में रख लेना। यदि राज्यपाल उसे विधानसभा का सदस्य बनाना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि राज्यपाल उसकी तो 30 वर्ष इसकी जो है उम्र होनी चाहिए मनोनीत वाली कंडीशन में, ठीक है भैया। तो पहली बात तो ये कि मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, वो तीनों के तीनों लिख लेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों लिख लेंगे कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट स्तर के होते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। तीसरे जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। कौन से होते हैं तीसरे? तीसरे होते हैं उप मंत्री, ठीक है भाई। तीसरे होते हैं उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री जो होते हैं। पहले जो होते हैं कैबिनेट मंत्री वो नीति निर्माता होते हैं। कौन से होते हैं? ये नीति निर्माता होते हैं, ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नीति निर्माता होते हैं, ठीक है। विधि निर्माता होते हैं, विधि निर्माता होते हैं। आर्य भाषा नीति निर्माता होते हैं, विधि निर्माता होते हैं। कानून बनाने में सीएम की मदद करते हैं, कानून बनाने में सीएम की मदद करते हैं, ठीक है भाई। पहले प्रकार के हो चुके हैं ये। दूसरे प्रकार के जो होते हैं राज्य मंत्री जिन्हें कहते हैं स्वतंत्र मंत्रालय का कार्यभार होता है। इनको क्या होता है? स्वतंत्र मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है, या तो ये भी दे दिया जाता है, कार्यभार भी कह सकते हैं, कार्यभार भी कह सकते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीन होते हैं ये। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीन होते हैं। तो ये भी बात अपने माइंड में रख लेना, ठीक है भैया। स्वतंत्र भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीन होते हैं। अब बात आती है उप मंत्री। तो ये कैबिनेट में राज्य मंत्रियों के मंत्री हो क्या होते हैं? या तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए बने होते हैं। समझ गए नहीं? ये इनकी सहायता के लिए होते हैं। इतनी बात याद रखनी है। मंत्री परिषद में पहली बात ये, मंत्री परिषद का जो होता है, मंत्री परिषद में एक और बात करनी है। वास्तविक शक्ति जो होती है राज्य की कार्यपालिका की, वो मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। किसमें होती है? वास्तविक, इसे कहते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रियों को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जिसमें उस बने समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। इस बात को याद रखना। और सभी जो होंगे वो क्या होंगे? या तो एमएलए होंगे, एमएलए या फिर एमएलसी। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये होता है इसमें। ठीक है भैया, इतनी बात अपने दिमाग में रखिए। और प्रत्येक व्यक्ति जो है 6 माह तक बिना सदस्य बने भी मंत्री बनकर रह सकता है, वरना तो फिर उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और अगर राज्यपाल किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है, उसकी आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है भाई, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं कि सचिवालय क्या होता है। सचिवालय क्या होता है उसे भी समझ लेंगे। सचिवालय क्या होता है? सचिवालय क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें पढ़ते नहीं हैं हम। तो कंपनी के अधीन क्षेत्र बढ़ने पर 1934 में सचिवालय गठन किया गया था। तो इसका सचिवालय का सर्वप्रथम गठन जो किया गया था, सचिवालय का जो गठन किया गया था वो 1934 में किया गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी का क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया था। क्षेत्र बढ़ने से क्या करा गया था, इसका गठन किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट में कुछ समय के लिए प्रयागराज रहा था। समझिए, कुछ समय के लिए क्या रहा था? कुछ समय के लिए प्रयागराज रहा था। ये भी बात अपने माइंड में रख लेंगे। 1836 में अगर हम बात करें, 1836 वाले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1836 में क्या होता है, उत्तर पश्चिम प्रांत के सृजन पर इसे आगरा में स्थापित किया गया था। यानी कि उत्तर पश्चिम जो प्रांत बना था तो उस समय पर इसे कहाँ पर स्थापित कर दिया था? इसे आगरा में लिए थे। कहाँ लिए थे? आगरा में। ठीक है भैया, प्रयागराज से कहाँ लिए थे? आगरा में लिए थे। ये सचिवालय था। ठीक है, आरी बात समझ में? ये ध्यान रखनी है। 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में, ठीक है, जो 1919 का अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम जो था, 1919 का अधिनियम के अंतर्गत 1921 में इसका पुनर्गठन किया गया। किसका? सचिवालय का क्या करा गया? पुनर्गठन किया गया। ठीक है भाई, इतनी बात जो है दिमाग में रखो। और 6 नए सचिवों की नियुक्ति की गई। किसकी? 6 नए सचिवों की। 6 नए सचिवों की नियुक्ति की गई। ये भी बात याद रखनी है। ठीक है भाई, ये 6 नए सचिवों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये अच्छी बात है बिल्कुल। आर्य बात। और अलग अलग वर्तमान में अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग जो है मंत्री हैं, कार्य के पालिका के अधीन है। इतनी बात अपने माइंड में रख लो। ठीक है भाई, इतनी बात जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अन्यथा तो आप, वरना तो फिर क्या करोगे आप, अगर इसको भूल गए तो फिर कहानी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है भैया, क्या है इसमें गड़बड़ा जाएगी। तो कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कल मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम क्लास यहाँ ही रोकते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बोर हो जाते हो तुम। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट की क्लास जो होती है वो सही क्लास होती है। 40 मिनट की क्लास जो होती है वो सही क्लास होती है, क्योंकि आपको लिखना भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, सचिवालय तक हमने बात करी है। सचिवालय 1934 में क्षेत्र बढ़ने पर इसका गठन किया गया था कंपनी। कुछ समय के लिए मैं प्रयागराज रहा था। अंत फिर इसे आगरा में कब करा गया? वो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत का जब सृजन किया गया था, गठन किया गया, तो इसे आगरा में लिए थे। और अधिनियम 1919 का था, उसमें 1921 में इसको पुनर्गठित करके 6 नए सचिवों की नियुक्ति की गई। और फाइनली एक काम ये हुआ कि आज अलग अलग विभाग में अलग अलग सचिवालय हैं, अलग अलग सचिव हैं। तो ये भी थोड़ी सी बात जो है दिमाग में रखेंगे। तो कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, और उससे आगे जो है हमारी क्लास रहेगी। फिलहाल में अभी तक जो क्लासें हुई हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हमारी आज हुई है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये हमने करा था उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रदेश से राज्य की देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर 3 क्षेत्रों में था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। आगे अगर हम देखते हैं तो वो था फिर 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी हो गया था। ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर दिया था। 1858 दिल्ली डिवीजन को अलग कर दिया था। प्रयागराज हेडक्वार्टर लिए थे। मोटे मोटे तौर पर इसे रिवीजन कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं 1877 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत
को अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम पड़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लेफ्टिनेंट पद खत्म करके गवर्नर पद बना दिया गया। आगे देखते हैं इसको। 1921 में जो है राजधानी प्रयागराज और लखनऊ, प्रयागराज से लखनऊ लेकर आए। 1935 में हेडक्वार्टर प्रयागराज से लखनऊ लेकर आए। 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है वो क्या कर दिया था, यूपी कर दिया गया था। और प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को यूपी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2018 से मनाया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रिकॉल हो जाएगा यहाँ से। आगे अगर बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अंततः उसके बाद जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, और राज्य पुनर्गठन के आधार पर 1 नवंबर को इसका गठन किया गया। 9 नवंबर में 13 पर्वतीय राज्यों को अलग करके जो है इसका पहला विभाजन हुआ। यूपी का पहला विभाजन यूके बना वो, और यू का था उत्तरांचल। उत्तरांचल से उत्तराखंड जो बना वो बना 2007 में। ठीक है भाई। और उस समय पर 3 नए राज्य बने थे। 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना था यूके, और 15 नवंबर को बना था झारखंड 2000 में। सब ये एमपी से अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। इससे आगे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रशासन प्रणाली क्या होती है, हमारी व्यवस्था क्या होती है। तो शासन कैसा है, संघात्मक शासन प्रणाली है, संघ का शासन। संविधान में विस्तार क्या है, राज्यों का भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक। यूपी में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके आगे अगर हम बात समझते हैं तो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका होती है, ठीक है, व्यवस्थापिका होती है, और आपकी न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, सचिवालय होता है, मंत्रिपरिषद होता है। राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कुंभा प्लस तेलंगाना इसकी ट्रिक है। ठीक है। हाई कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ग्राम न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, परिवार न्यायालय, ये होते हैं। ठीक है भाई। इस तरीके से आप रिवीजन भी कर सकते हो। राज्यपाल में राज्यपाल की शक्ति क्या होती है, राज्य में होती है। ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका का शीर्ष स्तंभ होता है, राज्य अध्यक्ष भी कहा जाता है। जिक्र 154 में इसकी शक्तियों के बारे में दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश के इसे शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है अधिकारियों का सहारा लेकर। आगे बात कर सकते हैं राज्यपाल के द्वारा की गई नियुक्ति। सीएम की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के लिए। यूपीपीसीएस जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग की करता है, अध्यक्ष की सदस्यों की करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की करता है, मानव अधिकार आयोग की करता है, महिला आयोग के अध्यक्ष करता है। पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी 1947 से लेकर 49 तक। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है 2019 से। ठीक है भाई। अगर बात करते हैं मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल कहते हैं। नीति निर्माता का काम करते हैं, विधि निर्माता का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, सीएम की मदद करते हैं। ये सब जो है एक मान लो खुदा है। ठीक है। एक तरीके के राज्य के राज्य मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र मंत्रालय दिया होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या था, हमने सचिवालय पढ़ा। सचिवालय की स्थापना 1934 में हुई, जब क्षेत्र बढ़ गया था ज़्यादा तब। ठीक है। कुछ समय के लिए प्रयागराज रहा। ठीक है। और उसके बाद जो था, उसके बाद अगर बात करें 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत का जो गठन किया तो इसे आगरा में ले गए। ठीक है। 6 नए सचिव बनाए कब, 1921 में। ठीक है भैया। और आज अलग अलग सचिव के रूप में सचिवालय है। तो हम जो बात करेंगे कल जो बात करेंगे वो सीधी बात करेंगे, हम सीधे तौर पर बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के बारे में। उसके बाद जो बात करेंगे हम विधानमंडल के बारे में बात करेंगे, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। ठीक है। फिर न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। ऐसी आपकी सीरीज जो है आगे चलती रहेगी। तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में। पूरी यूपी कराएंगे, 22 के 22 चैप्टर कराएंगे पूरी यूपी के। और यहाँ से आप ये समझ लीजिए आपकी यूपी ऐसी हो जाएगी, फिर कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को कर देंगे शेयर और चैनल कर देंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।